हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, कोई 50 साल पहले की बात होगी। किसी गांव में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। वो लंगोटिया यार थे। अब एक का नाम था दुनाली और एक का नाम था महातिम। जो महातिम था, उसकी शादी जब होती है तो वो दुनाली को अपनी शादी में सरबाला बना के ले जाता है। और तभी से जो दुनाली होता है ये सोच लेता है कि मैं जब मेरी शादी होगी तो मैं महातिम को ही सारा काम दूंगा और ये ही सारा कुछ मेरी शादी में काम देखेगा। अब महातिम की शादी को हुए 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन दुनाली की शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता। अब दुनाली के पिता को बड़ी चिंता होती है। वो महातिम को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसकी शादी के लिए कोई रिश्ता आ नहीं रहा। जो आ भी रहा है तो इसका नाम दुनाली सुन करके वो पहले ही मना कर दे रहे हैं। तो जो महातिम होता है वो कहता है उसके पिता को कि आपने इसका नाम दुनाली रख करके अच्छा नहीं किया। तो वो बताते हैं कि हमारे पड़ोस में एक फ़ौजी रहता है जो फ़ौज से रिटायर होकर के आया और उसको एक नाली बंदूक फ़ौज से रिटायर होने के बाद मिल गई। तो मैंने सोचा कि मुझे तो बंदूक मिल नहीं सकती, मैं तो बंदूक ला नहीं सकता, तो मेरा बेटा हुआ है, मैं इसका नाम दुनाली रख देता हूँ। तब मैंने उसका नाम दुनाली रख दिया। अब तब से इसका नाम दुनाली पड़ गया है और अब सब इसको दुनाली नाम से ही जानते हैं, सब इसको दुनाली ही बोलते हैं। अब इसका नाम चाहे कुछ भी रख लूँ तो फिर भी वो नाम बदलने वाला नहीं है, सब दुनाली ही बोलते हैं। अब वो कहता है कि फिर आपने पहले मुझे बताना था इसकी शादी के लिए, क्योंकि मेरे रिश्ते में एक लड़की थी जिसकी अब शादी हो चुकी है। अगर पहले बोलते तो मैं उसके साथ बात कर लेता, उसके साथ इसका रिश्ता करा देता। पर वो कहता है कोई बात नहीं, देखूँगा। तो वो कहते हैं कि अब ढूंढना शुरू होता है। तो जो महातिम होता है वो अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को कहता है कि कोई लड़की है मुझे शादी करनी है। अब उसकी पत्नी कहती है कि ये शादी करने अपने लिए शादी करने की बात कर रहा है शायद। और वो जो होती है उसकी पत्नी बहुत हट्टी कट्टी होती है। वैसे तो वो उसकी बहुत कदर करती थी, इज्जत करती थी, लेकिन इस बात को सुन कर के उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमी को महातिम को उठा करके पटक देती है। और जब वो दोबारा पटकने वाली होती है तो महातिम कहता है क्या बात है, तुम मुझे क्यों इस तरीके से पटक रही हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो। वो कहती है तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त दुनाली के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। मेरे से तो एक ही तुम ही नहीं संभल पा रही हो, तो मैं दूसरी को लाकर क्या करूँगा। वो कहती है पहले ये बात बतानी चाहिए थी। वो फिर उसको एक पटकनी और दे देती है। और फिर इस तरीके से फिर वो बताती है कि मेरे मामा के साले का लड़का है, उसकी लड़की है, तो वहाँ जाके तुम उनसे बात कर लो। अब वो वहाँ जाता है, उससे बात करता है। वो कहते हैं कि तुमने तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हटा दी है, सॉल्व कर दी है, तो ये रिश्ता जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। अब उनकी बातचीत होती है और वो जा कर के महातिम जो होता है दुनाली के पिता को बताता है। दुनाली का जो पिता होता है वो कहता है कि अब शादी की सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुमने ही सब देखना है, जिसको बुलाना है, नहीं बुलाना है, क्या करना है। फिर वो लड़की के
जो पिता होते हैं उससे मिलते हैं। लड़की के पिता कहते हैं कि यहाँ गांव में जो है चोर उचक्के बहुत रहते हैं, तो तुम ऐसी बारात लाना जो अच्छे लोग हों और गिने चुने लोग लाना। अच्छे लोग ही उसमें आने चाहिए, कोई उसमें नशा करने वाला नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है। अब वो सारा जो काम होता है वो करने लगते हैं, तभी एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें अच्छे अच्छे लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं, नाम छांट छांट करके लिख दिए जाते हैं। अब एक जो हातिम का दोस्त होता है, वो उस आता है और कहता है कि मेरा नाम भी लिस्ट में लिख लो, मैंने सुना है कि तुम लिस्ट बना रहे हो। वो कहता है कि तुम तो नशेड़ी हो, तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा, वैसे भी तुम। वो कहता है कि मैं कोई नशा कहाँ करता हूँ। वो कहता है जो तुम बीड़ी के छल्ले बना बना कर उड़ाते हो वो क्या है, वो नशा नहीं है तो और क्या है। और वैसे भी तुम उसके साथ काले कपड़े पहन लेते हो और जिससे तुम बिल्कुल ही बदमाश नज़र आते हो, तो तुम्हें नहीं ले जा सकते। तो वो कहता है मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन मेरा नाम लिख लो, मुझे भी शादी में ले जाओ। अब वो कहते हैं कि अब तो लिस्ट बन चुकी है, अब तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। वो कहता है मेरे को नहीं ले जाओगे शादी में तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब वो जाता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके उनकी कंप्लेंट करता है, कहता है थाने में जा कर के हजूर संगमपुर से दुनाली की बारात जा रही है संगमपुर में। तो जो टमाटर सिंह होता है पुलिस वाला, वो कहता है कि दुनाली की बारात। वो कहता है हाँ, अगर दुनाली की बारात जा रही है, और वो बताता है कि उसमें बारूद और पिस्टल वगैरह भी जा रही हैं। वो कहता है कि मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है हजूर मेरा नाम नहीं बताना। वो कहता है नहीं, तुम्हारा नाम नहीं बताएंगे, हम जो मुखबिर होते हैं उनका नाम छुपा के रखते हैं, उनका नाम नहीं बताते हैं। फिर वो वहाँ जाते हैं और वो वहाँ जाता है उनके घर में। तब तक वो जो दुनाली के पिता होते हैं वो दरवाजे में बैठे हुए ही मिल जाते हैं। तो वो पुलिस वाला कहता है कि तुम दुनाली के पिता हो। वो कहते हैं तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं मंगरू। कहता है कि हाँ मेरा नाम मंगरू है, मुझे भी तुम ले जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब वो जो होता है संगमपुर से जब बारात जानी थी तो वहाँ पर पुलिस वाला पहुँच जाता है और कहता है कि तुम दुनाली की बारात लेकर के जा रहे हो। वो कहता है हाँ मैं दुनाली की बारात लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन कहता है तुम कैसे ले जा सकते हो, सरेआम तुम दुनाली की बारात लेके जा रहे हो दिन दहाड़े और कबूल भी कर रहे हो, तब तो तुम्हारे पास तुम्हारी बारात में पिस्टल भी होंगे और बारूद भी होंगे। वो कहता है नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं। वो कहता है फिर दुनाली को लाओ मेरे सामने। वो दुनाली को बुलाता है, कहता है बेटा ज़रा आओ, तुमसे इंस्पेक्टर साहब मिलना चाहते हैं। दुनाली आता है, वो कहता है यही दुनाली है। वो कहता है ये तो इंसान है, तुम दुनाली की बारात ले जा रहे हो और इंसान को बुला रहे हो। तो इतने में जो वहाँ पर चौकीदार होता है वो कहता है कि साहब ये ही दुनाली है, इसका नाम दुनाली है और इसकी ही बारात जा रही है और ये बहुत भले आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है फिर टमाटर सिंह कहता है कि मुझे किसने फिर गलत इन्फॉर्मेशन दी है और अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब मैं पुलिस वाला हूँ, मैं रिश्वत तो पैसे तो नहीं लेता हूँ, पर अब सबको तुम्हें खाना खिलाना होगा और उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। फिर उन सबको खाना खिलाया जाता है और वो वहाँ से जाते हैं। अब कुछ दिन बाद बारात की तैयारियां होने लगती हैं, बारात जाती है। जब बारात वहाँ लेकर के जाते हैं तो
जो बारात होती है उसमें जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं खेतों से, उस टाइम पे गर्मियों का दिन होते हैं, खेत कट फसल खेतों में कटी होती है, खेत खाली होते हैं। ज़्यादातर उस टाइम पे शादियाँ गर्मियों में ही हुआ करती थी, क्योंकि खेत खलिहान खाली रहा करते थे, तो वहाँ पर खेतों में जगह मिल जाती थी आने जाने की और काम काज करने की, तो इसलिए गर्मियों में शादी हुआ करती थी। अब जब वहाँ बारात पहुँचती है तो वहाँ पर जो होता है कि नाच गाने वाले और किसी किस्म की कोई वो नहीं ले जाने के लिए मना होता है उस गांव में, तो वो कुछ नहीं लेके गए होते हैं, सिर्फ सीधे साधे से वो लोग बारात लेकर के ढोल बाजे के साथ ले जाते हैं। अब वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो रीति रिवाज था कि अब वहाँ पर जो जो उनके गांव में हो रिवाज था, वो दरवाजे को पूजा जाता था। पूजने के बाद स्त्रियां जो गांव की होती थी वो माता के मंदिर में जाती थी, वहां पर पूजा करती थी। उनके साथ एक आध आदमी चला जाता था, बाकी वहाँ आदमियों का कोई काम नहीं होता था, तो आदमी लोग नहीं जाते थे। अब वहाँ पर जो आदमी जाता है वो वहाँ पर एक जो गांव का प्रधान होता है उसकी बहन भी गई होती है औरतों के साथ में। वो जो आदमी होता है वो उसी गांव का आदमी होता है और वो उसकी बहन का प्रधान की बहन के गले से जो चेन होती है उसको चुरा करके भाग जाता है। जब वो उसके गले से चेन उतार के भागता है तो वो उसको पहचान लेती है। तो जो खबर फैलती है कि प्रधान की बहन की चेन खो गई है, कोई चुरा के करके खींच के ले करके गया है। अब जो बाराती होते हैं वो बहुत डर जाते हैं कि प्रधान तो बहुत ख़तरनाक आदमी है और उसके पास बंदूक भी रहती है, उसके पास गुंडे बदमाश रहते हैं, लठैत रहते हैं। अब वो हमको छोड़ेगा नहीं और हमारे किसी आदमी ने ही उसकी बहन का चेन चुरा ली है। वो ये बात सोचते हैं और बहुत डर जाते हैं। तो जो हातिम होता है वो और दुनाली को लेकर के और पंडित को लेकर के अंदर कमरे में जाता है और कमरा बंद कर दिया जाता है। और जो दुनाली का पिता होता है वो बाहर ही रह गया होता है, अब दरवाज़ा नहीं खुलता और वो भी बारातियों के साथ ही वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वो गंगा के कछार में भाग जाते हैं। गंगा के कछार में भागते हैं तो वहाँ उनके पैरों में कांटे ऊँटे बहुत चुभने लगते हैं, वहाँ बहुत झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ उनके पैर लहूलुहान भी होने लगते हैं। तभी वो वहाँ पर बातें कर रहे थे कि वो कौन बदमाश है जिसने चेन चुरा ली, हम तो छांट के इतने अच्छे आदमियों को लेकर के आए थे, उनमें भी ऐसा कौन बदमाश निकल गया है। देखो कितनी भोली सूरतें हैं सबकी और फिर भी उसमें एक बदमाश निकल गया, गुंडा निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी वो बातें कर रहे थे और जा रहे थे। तभी तेज़ बारिश होने के आसार हो जाते हैं और हवा चलने लगती है, बूंदाबांदी होने लगती है। वो अब सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं। अब वो एक उनमें से एक आदमी कहता है, वहाँ 5-7 उनकी टोलियाँ बन गई थी, 8-10 टोली जो बनी थी उनकी, वो एक दूसरे को देखकर ही डर डर के भाग रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये हमें पकड़ने के लिए आ गए और वो ही एक दूसरे को डर डर के वहाँ से भाग रहे थे। अब जो प्रधान के आदमी समझ के उनको, अब जो वो थे वो दुनाली के पिता थे और उनके साथ में जो 3-4 लोग थे वो सोचने लगते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, अब बारिश होने वाली है, तेज़ आंधी चल रही है, अब हम कहाँ जाएं। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि आगे जो रोड जा रही है इस तरफ वो सुनसान रोड है, उस पर कोई आता जाता नहीं है। तो दूसरा कहता है जब सुनसान रोड है उस पर कोई आता जाता नहीं है तो तू ये बात हमें क्यों बता रहा है, उस पर जब जाना ही नहीं है तो तू उसके बारे में क्यों बोल रहा है। वो कहता है पहले पूरी बात तो सुन लो। फिर वो उनको लेकर के उस रोड पर जाता है और बताता है कि इस रोड पर आगे जाकर के एक बहुत बड़ी पुलिया है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, वो बहुत मजबूत है और बहुत बड़ी है, जिसके नीचे हम आराम से 10-12 लोग भी छुप सकते हैं।
और वहाँ हमें बारिश भी नहीं लगेगी। तभी बारिश तेज़ हो जाती है। वो दौड़ करके उसके नीचे चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ बहुत साफ़ सुथरा था। वो समझ जाते हैं कि यहाँ दिन में ग्वाले अपने गाय बकरियों को चराने आते होंगे, तो यहाँ पर आराम करते होंगे, उन्होंने ही यहाँ पर सफाई कर रखी है। अब वो वहाँ पर छुपते हैं, देखते हैं कि ये तो मकान से भी अच्छी जगह है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, तेज़ आंधी और बारिश होने लगती है। अब तभी एक की नज़र सामने बबूल के पेड़ पर जाती है। देखता है कि वहाँ पर एक कोई ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रहा है। वो सबको दिखाता है, कहता है देखो भूत, और देखो वो किसी को बुला रहा है, शायद हम उसकी जगह पर आ गए हैं और वो हमें अब यहाँ से भगाना चाहते हैं और हमारे ऊपर हमला करेंगे। सब देखते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं वाकई में ये तो भूत है। अब भूत के डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो उनमें से जो 2 आदमी होते हैं वो भूत भगाने की क्रिया को जानते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि तुम कुछ करो। तो एक शुरू करता है, वो कहता है कि भाई मेरे पास तो कुछ सामान नहीं है, मैं किस तरीके से भूत को भगाऊं। भूत भगाने के लिए तो कुछ चाहिए होता है जो मेरे पास नहीं है इस टाइम यहाँ पर, और यहाँ आसपास दुकानें भी नहीं हैं। तो जो दूसरा होता है उसको कहते हैं, वो भी अपना मंत्र शुरू करता है और फिर कहता है कि वो तो नहीं भाग रहे हैं। फिर लोग कहते हैं दोनों मिलके करो। वो दोनों मिलके अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं, फिर भी वो नहीं भागता। तो वो कहते हैं ये भूत तो बहुत तगड़ा है, जो भागने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तभी बहुत तेज बिजली चमक जाती है। तो जो एक आदमी होता है उसकी नज़र उसी भूत पर होती है और बाकी बाकियों की नज़र नहीं होती है। जिसकी नज़र उस भूत पर होती है, वो बिजली जब चमकती है तो वो कुछ उसको जानकारी हासिल होती है, वो तुरंत वहाँ चल देता है। तो बाकी जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि देखो इसको भूत ने बुला लिया है, अब तो इसकी खैर नहीं और ये हमें भी अब मरवाएगा। तो वो डरने लगते हैं। वो वहाँ पर जाता है, उसको भूत को खींचते हुए और लेके आता है और एक आदमी के ऊपर वो उसको डाल देता है। देखते हैं वो सब कि ये तो एक कुर्ता है। तो जब आंधी चली थी तो कहीं से उड़ के वो कुर्ता वहाँ पर आ गया था और उस वही जो बाजू होता है वो हिल रहा था, तो उसी को वो लोग भूत समझ रहे थे और वो भूत नहीं होता, एक कुर्ता था। तो अब जो वहाँ से उनका डर ख़त्म होता है, तब तक बारिश आंधी सब ख़त्म हो गए होते हैं। वो बाहर निकल के घूमने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो दोबारा उसी पुलिया के नीचे आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं और वही सोचने लगते हैं कि अभी हम वहाँ पर थे तो हमारे मुंह के आगे मिठाई आ रही थी खाने की, हमारी किस्मत में खाना नहीं था। वो चोर कौन है, कैसा है, देखो हम इतनी उससे गिन चुन के आदमी लाए, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे इतने कांटे चुभ गए। वो ऐसे बातें आपस में करने लगते हैं। तभी उधर जो है, जो प्रधान होता है उसकी बहन अपने घर जाके अपने भाई को बताती है। वो पहचान लेती है, वो उसका नाम बताती है और फिर प्रधान उसको अपने आदमी भेज करके पकड़ के लाते हैं और उसको मारते हैं। जब उसको मारा जाता है तो वो चेन वापस कर देता है। जब चेन वापस हो जाती है, उसको प्रधान जो होता है अपने आदमियों से कह के एक पेड़ से बंधवा देता है ताकि उसको सुबह पुलिस के हवाले कर दिया जाए। वो कहते हैं हमारे गांव में ऐसे चोर लोग नहीं रहने चाहिए, तो इसको पुलिस में देना ज़रूरी है। फिर प्रधान को जब पता चलता है कि बाराती सारे इस तरीके से डर के मारे इस वजह से भाग गए हैं और वो गंगा की कछार में जाके छुपे हुए हैं, तो प्रधान को बहुत महसूस होती है ये बात। और वो अपने दोस्त उनको जो उसके साथी होते हैं उनको कहता है माइक लाओ, और माइक से प्रधान अनाउंसमेंट करता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरी बहन का जो चेन चोरी हो गया था वो हमारे गांव के किसी लड़के ने ले लिया था और वो पकड़ा गया है और तुम लोग वापस आ जाओ और खाना खा लो। अब वो कहते हैं कि प्रधान कहता है कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। वो कहते हैं अब किसको बतानी है ये बात, माइक से बोला जा रहा है, 10 गांव के लोगों ने तो वैसे ही सुन लिया होगा, हमारी बेइज्जती तो वैसे ही हो गई है।
और साथ में इसने अपनी बहन का नाम भी ले लिया और अपनी बहन की भी बेइज्जती कर दी है। अब वहाँ से वो लोग सोचते हैं अब बेकार है खाना खाने जाना, वहाँ बेइज्जती कर इतनी बेइज्जती हो गई है। तो कोई कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, बेइज्जती तो हो गई है, अब खाना खाने में क्या है, चलो खाना खा लेते हैं। वो जाते हैं वहाँ खाना खाते हैं, प्रधान उनको अपने हाथ से मिठाई और भोजन करवाता है, उनसे माफ़ी मांगता है और फिर उसके बाद वो प्रधान जो होता है कहता है आराम करो, तुम थक गए होंगे, सुबह मुलाकात करेंगे। प्रधान वहाँ से अपने आदमियों को लेके चला जाता है। जब वो चले जाते हैं तो वो सलाह बनाते हैं कि सुबह तक कौन इंतज़ार करेगा, ना जाने ये सुबह फिर आके क्या हमारे को बोल दे, इससे अच्छा जो है अभी रात को ही निकल जाना ठीक है। वो सब रात को ही वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से अपने घर में वो आ जाते हैं और सोचते हैं अब इस तरीके की बारात लेकर के हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।